नमस्कार विद्यार्थियों, डाइट बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संविधान और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा की थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में और अध्ययन करेंगे। जो कि कल हमने कहा था कि भारतीय संविधान रातों रात तैयार नहीं हुआ। इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसने अपने अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के निर्माता, जिन्हें संविधान के पितामह कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से देश के शासन को चलाने के लिए उसके मार्गदर्शक के रूप में संविधान एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में विश्व का एक ऐसा संविधान जिसे जीवंत संविधान की संज्ञा दी गई है, संविधान का निर्माण किया गया। और उस संविधान के बारे में हमने कल जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी। आज हम लोग उसी संविधान की कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान की विशेषता है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रस्तुत करती है। हमें ये बताती है कि जो संविधान बनाया गया है इस संविधान में क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके निर्माण के पीछे क्या कारण रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। हमारे राजकीय विद्यालयों की जो पाठ्य पुस्तकों के अंदर अक्सर पीछे के पृष्ठ में या भीतर के पृष्ठ में उद्देश्य का यह प्रस्तावना होती है, उसका अवश्य करें। इसकी पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह की उसकी भाषा है। हम भारत के लोग का तात्पर्य है, प्रस्तावना के जो पहले शब्द है हम भारत के लोग, उसका तात्पर्य है कि इस संविधान को बनाने वाले भारत की जनता है, जिसने संविधान का निर्माण किया है। अंतिम शक्ति जनता के पास है और जनता ने ही इसको आत्मार्पित किया है, अधिनियमित किया है और अंगीकृत किया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान के इस भाग को यानी कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। अगर आप प्रस्तावना का अध्ययन करें तो कई उपनामों से भी इंगित किया गया है। एक डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा, ध्यान रखें परीक्षा में पूछा जाता है, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण यानी कि कांच। हम सुबह उठकर या दिन में कभी भी अपने आप को कांच में देखकर या दर्पण में देखकर निहारते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर के बारे में हमको जानकारी मिलती है, हमारे रंग रूप के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसी प्रकार संविधान कैसा है, संविधान के भीतर क्या है, क्या बातें उसमें की गई, क्या प्रावधान किए गए, ये सारी बातें संविधान की प्रस्तावना को देखने से हमें पता लग जाती है। इसलिए इसे संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसी शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो वह शरीर निष्प्राण हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है। उसी प्रकार अगर संविधान के अंदर उसकी प्रस्तावना को निकाल दिया जाए, प्रस्तावना को निकालने के बाद संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए इसको
संविधान की आत्मा भी कहा गया है, संविधान का हृदय भी कहा गया है और संविधान की कुंजी भी, संविधान की कुंजी भी इसे कहा गया है। यानी कई उपनाम जो है प्रस्तावना को दिए गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है। बिना प्रस्तावना के संविधान का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे संविधान की जो विशेषता है वो है उसकी प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। अगला जो संविधान की विशेषता है वो है संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था करना। अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जो समाज से मांग करता है और राज्य जिसे मान्यता देता है। बिना अधिकारों के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों की बात कही गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान के इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, अधिकार पत्र भी कहते हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। ध्यान रखें, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये महत्वपूर्ण बात है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। विद्यार्थी ध्यान दें, ये परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। मूल अधिकारों की जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी है? 6। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। जब हमारा संविधान बना था उस समय इसमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है। तो आने वाले वीडियोज के अंदर हम उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है और वो है शिक्षा का मूल अधिकार। मूल अधिकारों के तहत 1 अप्रैल 2010 से संविधान के भाग 21 क में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया और यह किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। संशोधन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है वो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके तहत राज्य का यह दायित्व निश्चित किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद हमारे संविधान की अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था उस समय इनकी व्यवस्था नहीं थी। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। उनकी अनुशंसा पर हमारे संविधान में संशोधन कर और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
नागरिकों के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 26वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो व्यक्ति इसके लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। वाद योग्य है इसका मतलब इसके हनन होने पर नागरिकों के द्वारा न्यायालय की शरण ली जा सकती है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है ये कर्तव्य है नागरिकों के, और अगर इनका उल्लंघन होता है या नागरिक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो एक नैतिकता है, इसके खिलाफ न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। इसलिए मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालांकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगली विशेषता नीति निर्देशक तत्व। अगर आप इसको ढंग से पढ़ें तो पता लगेगा, नीति यानी कि पॉलिसी, निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था संविधान के भाग 4 में की गई है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। राज्यों का यह दायित्व होगा कि वह नागरिकों के लिए और हर वर्ग के लिए, कामगार हो, चाहे बच्चों की सुकुमार अवस्था हो या महिलाओं की स्थिति हो, पशुओं के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, मद्य निषेध से संबंधित हो, इस प्रकार के दिशा निर्देश राज्य को इसके अंतर्गत प्रदान किए गए हैं कि राज्य उनके कल्याण के लिए काम करेगा। यानी नीति निर्देशक तत्व का मुख्य जो काम होगा वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य जो है उद्देश्य है। और एक बात इसके बारे में जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि नीति निर्देशक तत्वों का विचार हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, इसके बारे में अक्सर परीक्षा में सवाल आता रहता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। हमने ये कंसेप्ट आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों के कंसेप्ट को ग्रहण किया है। ये नीति निर्देशक तत्व। अगली विशेषता हमारे संविधान में अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में ये व्यवस्था की गई है कि वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं या 18 वर्ष के हो चुके हैं या उससे अधिक उम्र के हैं, तो उन्हें अपने मत का प्रयोग करने की इजाजत होगी। वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उनका नाम पंजीकृत मतदाता सूची में होना जरूरी है। बिना पंजीकृत मतदाता सूची में नाम हुए कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का वो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर वो मतदाता सूची में नाम जुड़वा लेता है तो हम क्या कहेंगे, वयस्क मताधिकार किसे प्राप्त है? 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वयस्क या उससे अधिक आयु के लोग जो है उन्हें मतदान का अधिकार होगा।
पहले यह आयु 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की, जो कि मैंने कहा कि एक वृहद संविधान है, विलक्षण दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो स्वाभाविक है कि इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं भी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। उनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया, कुछ के बारे में हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको इन विशेषताओं के बारे में रूबरू करा दूं। सबसे पहले हमने बात की संविधान की प्रस्तावना, जो उद्देशिका भी कहलाती है। संविधान की राजनीतिक कुंडली इसे कहा है डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। इसे संविधान का दर्पण भी कहा जाता है, इसे संविधान का हृदय आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की पूंजी भी कहा जाता है। इसके माध्यम से हमें संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी प्रस्तावना है। उसके बाद हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर, जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है, वो है संविधान के अंदर शामिल मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जो समाज से करता है, समाज उसे मान्यता देता है और राज्य उसे कानूनी रूप से लागू करता है। तो व्यक्ति के इन दावों को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक है मूल अधिकार, उनका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़े गए। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अभिभावकों के लिए यह दायित्व सुनिश्चित किया गया कि वे अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार मूल अधिकारों में भी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता सवाल है कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। फिर बात हम करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। इस विचार को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है राज्य के पथ प्रदर्शक है, राज्य को किस प्रकार कार्य करना है, उसके लिए ये नीति निर्देशक तत्व है। लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इन तीनों को अगर आप देखें, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों में से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं, अर्थात वो वाद योग्य है। लेकिन मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इनमें से किसी का भी हनन होता है तो ऐसी स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, ये वाद योग्य नहीं है। और जो अगली विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार, यानी ऐसे वयस्क जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा या मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। पहले यह आयु 21 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बात थी।
आने वाले दिनों में अगली वीडियो में हम कुछ और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा ये जो संविधान है किस प्रकार विलक्षण है और विश्व के विश्व के विभिन्न संविधानों से खुद को कैसे अलग करता है। नमस्कार।